चैनल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। अभी हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड होती क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का, क्योंकि अगर आपके चैप्टर आगे तो बाकी चैप्टर समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, 2 चैप्टर्स है, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे समझिएगा, और इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपने 3 चीजें पढ़ी थी ना, वांट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स राइज हुई थी, वांट एंड डिजायर, यही था। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग वांट कहें, डिजायर कहें या डिमांड कहें, एक ही बात होती है, एक बात लेकर चलते हैं ना हम लोग। बट अगर इकोनॉमिक सेंस में हम लोग जाते हैं तो वांट या डिजायर हमेशा डिमांड नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट लेकर चलते हैं, डिजायर। ठीक है, डिजायर क्या होता है? एक विशफुल थिंक होते हैं, कि यानी कि आप विश करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो। ऐसे ही होता है ना डिजायर, किसी चीज की इच्छा होना। अभी कह रहे हैं आपको डिजायर, लेट में एक कलर टीवी मुझे परचेज करना है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि इतना बड़ा कलर टीवी पूरे वॉल जितना मेरे घर में लग जाए। आई वॉन्ट, इच्छा है मेरी, बट आई डोंट हैव मनी टू पे। मेरे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है। इट मीन्स एबिलिटी टू पे। हमारे इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू पे। इट मीन्स आपके पास एबिलिटी नहीं है पे करने की, आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो आपकी डिजायर करते ये सिर्फ विशफुल थिंक बनकर रह गई। ठीक है, ये हमारी डिमांड नहीं बनी, सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है कि हमने सोच लिया कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, हमारी इच्छा है, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो वो विशफुल थिंक है, सिर्फ वो डिमांड नहीं बन जाएगी। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, यू हैव मनी, यू हैव एबिलिटी टू पे। आपके पास परचेजिंग पावर भी है। परचेजिंग पावर कहें, एबिलिटी टू पे कहें, मनी की बात एक ही है। परचेजिंग पावर क्या होता है? पीपी, परचेजिंग पावर, यानी कि आप क्या वो चीज खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। इकोनॉमिक्स में हम इसे परचेजिंग पावर बोलते हैं, किसी की खरीदने की क्षमता। ठीक है, मनी बहुत है आपके पास, बहुत सारा है, बट यू डोंट हैव विल टू परचेज दैट। आपकी डिजायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, मुझे नहीं खरीदना, इतना बड़े टीवी का मैं करूंगी क्या, पैसा है पर नहीं खरीदती, क्या करना है इतने बड़े टीवी का। ठीक है, वो भी डिमांड नहीं बनी, वहां पर खत्म हो गई ना। आपने तो कहा था अगर आपके पास पैसा है, आप वांट है, चाहते हैं, एबिलिटी टू पे है, तो आप क्या करें? वो डिमांड है, इतने लोग पे कर सकते हैं, इतने लोग खरीद सकते हैं, तो डिमांड नहीं है। हमारी इच्छा है बट पैसे नहीं है, वो भी डिमांड है। अब डेफिनेशन क्या बन गई? डिमांड द क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी होती है जो एक बायर परचेज करने के लिए तैयार होता है। इट मीन्स उसकी परचेजिंग पावर के लिए तैयार है, बिल है उसकी, ठीक है, प्लस एबिलिटी टू पे है, वो चाहता है पे करना, और उसके पास पैसा भी है पे करने के लिए, अल्टरनेटिव प्राइस पर, अल्टरनेटिव प्राइस पर, यानी अलग अलग प्राइस पर, जो एक फिक्स प्राइस पर नहीं, किसी भी प्राइस पर, और एक पीरियड ऑफ टाइम पर, यानी कि 1 साल, 2 साल, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो उन सब की बात कर रहे हैं हम लोग, या 4 महीने के अंदर अंदर, वो पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस वो क्या होता है? डिमांड कहलाता है। डिमांड क्या होता है? डिमांड वो क्वांटिटीज होती है जो एक बायर विलिंग है परचेज करने के लिए, उसके पास पैसा भी है, एबिलिटी टू पे भी है, अल्टरनेटिव प्राइस पर, कोई भी प्राइस हो, ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, वो परचेज करने के लिए तैयार भी, और उसके लिए पैसा देने के लिए भी तैयार है, उसे हम डिमांड बोलते हैं। सिर्फ डिजायर, सिर्फ वांट को डिमांड नहीं कहा जाता। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा वर्ड यूज किया जाता है डिमांड की डेफिनेशन में। जो ये क्वांटिटी है ना, इसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ये कह रहे कि जितनी क्वांटिटी डिमांड की गई, इसका मतलब ये उन क्वांटिटीज की बात करता है, उन क्वांटिटीज की बात करता है जो एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक फिक्स प्राइस पर, पर्टिकुलर प्राइस, एक फिक्स प्राइस पर, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, वो होती क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों में डिफरेंस है। जबकि डिमांड क्या होता है?
उन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करता है जो विलिंग है पे करने के लिए, और उसके पास पैसा भी है अल्टरनेटिव प्राइस पर और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ये इसमें इंक्लूड होती है, ये चीज याद रखिएगा। ये क्या होती है? डिमांड के अंदर इंक्लूड होती है। डिमांड ब्रॉड है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड ब्रॉड नहीं है। ये सिर्फ क्वांटिटी को डिफाइन करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, कोई भी बायर एक आइसक्रीम खरीदने को तैयार है 10 रुपए पर, 3 आइसक्रीम खरीदने को तैयार है, ठीक है। पर्टिकुलर प्राइस पर वो 3 आइसक्रीम खरीदने को तैयार है। अगर 10 रुपए होती है तो 3 आइसक्रीम खरीदने को तैयार है, वो बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर वो उस क्वांटिटी की डिमांड करता है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी की डिमांड की, ठीक है। और डिमांड क्या है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? 10 रुपए की है, 3 आइसक्रीम लेने को तैयार है, लेकिन अगर कम हो जाती है तो ज्यादा आइसक्रीम लेने को तैयार है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कम आइसक्रीम लेने को तैयार है। आइसक्रीम ले रहा है, कम ज्यादा कुछ भी। अब अगर इसी के अंदर क्या है, ये हमारा क्या होता है? डिमांड। अभी इसके अंदर इंक्लूड क्यों है? अगर मैं इसको यहाँ बोल दूं, ये भी क्वांटिटी डिमांडेड है। जब 5 रुपए की है, जब 5 रुपए की हो जाती है आइसक्रीम, पर्टिकुलर टाइम पर यानी पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर टाइम पर वो 5 क्वांटिटी की डिमांड करता है, ठीक है। ये क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर दी? 5 रुपए पर। सिंपल। जब 10 रुपए हो जाती है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की इसने? 3 क्वांटिटी डिमांड की ना, 3 आइसक्रीम की डिमांड की उसने, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या कह रहा है? वो इसके लिए इंक्लूड क्यों है? क्योंकि जितनी भी आप क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं पर्टिकुलर प्राइस पर, उसे क्वांटिटी डिमांडेड के बोल रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। सिर्फ बोलने का एक तरीका है, वे है। 10 पर हमने 3 परचेज की, तो जो 3 खरीदी है ना, 3 क्वांटिटी जो ये हमारी है, इसको हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे हैं। सिर्फ वो डेफिनेशन है कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा, तो उसका क्वेश्चन यही बनेगा। जो 3 है ना, आपसे अगर पूछ ले इसमें क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ठीक है, 10 रुपए का अगर प्राइस है तो 3 की क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। और पर्टिकुलर प्राइस 15, यानी अगर 15 रुपए पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर दिया आपने, 15 रुपए में कितने की डिमांड हो रही है? 1 की। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है वहां पर? एक पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर टाइम पे जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। यानी कि नाम ही बता रहा है ना, क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर दी, जिस क्वांटिटी डिमांड कर दी एक प्राइस पर, 10 रुपए पे कितनी कर रहे हो आप? 3, 5 पर 5, 15 पर 1, तो क्या होगी? क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? हो गई ना। जब आप सभी को लेकर चलते हो ओवरऑल, कह रहे जब प्राइस बढ़ा तो हमारी कम हो गई, ये हुआ तो हमारी डिमांड इतनी हो गई। जब ये आप चेंज दिखा रहे हो ना क्वांटिटी डिमांडेड को, डिफरेंट प्राइसेस पर, डिफरेंट प्राइस पर जब आप क्वांटिटी डिमांड को शो कर रहे हैं, तो वो डिमांड बनता है। क्लियर है? कहा ना आपने, डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कहते हैं डिमांड क्या होती है? एक फ्लो होता है एक्शंस का, एक्टिविटीज का, ठीक है। डिमांड क्या होता है? फ्लो होता है एक्टिविटीज का या क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड का। इसका फ्लो है ना, 5 हुआ, इतनी क्वांटिटी डिमांड कर दी, प्राइस बढ़ा तो इतनी क्वांटिटी डिमांड कर दी, और बढ़ा तो इतनी क्वांटिटी डिमांड कर दी। ओवरऑल को तुम क्या बोल देते? डिमांड बोल देते हैं कि इतनी डिमांड हो रही है भाई, मार्केट में ये डिमांड चल रही है भाई। प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने डिमांड कम कर दी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी डिमांड की थी? क्वांटिटी की 10 होने पर सिर्फ 3 की, तभी तो पता चला ना कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो क्वांटिटी डिमांडेड ये होता है। क्लियर है यहाँ? नेक्स्ट है लो ऑफ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारी डिमांड है वो उसका लो क्या है? जैसे हमारा ग्रेविटेशनल लो है ना, उसी तरह से डिमांड का भी लो है, मांग का भी नियम है। अब मांग का नियम क्या कहता है? ये कह रहा है कि भाई अब जैसे ही हमारी जो मांग है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर डिपेंड। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करती है, बट जो हमारे लो है वो हमेशा डिमांड और प्राइस, इसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। प्राइस से डिमांड पर इफेक्ट होता है, ये कह रहा है। क्या कह रहा है? प्राइस से डिमांड पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग उस चीज को परचेज करना कम कर देंगे,
लेकिन अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो उसको लोग खरीदना ज्यादा शुरू कर देंगे, ये कहता है सिंपल। ठीक है, वर्ड आता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब कुछ नहीं होता, टेबल होता है। क्या होता है? टेबल, सारणी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मांग सारणी। ठीक है, डिमांड शेड्यूल, मांग सारणी या फिर डिमांड की टेबल। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन देखिएगा। अब वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक चीज जो हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस है। क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट सेल्स है। अब हमने देखा कि 20 रुपए की आइसक्रीम है, आजकल तो नहीं आती, चलो रेट बढ़ा लेते हैं आज के अकॉर्डिंग इसका। 200 रुपए की आइसक्रीम है। ठीक है, हमने 2 आइसक्रीम परचेज कर ली, हमने 2 की डिमांड कर दी, 2 क्वांटिटी की, कि हमें 2 आइसक्रीम दे दीजिए 200 रुपए के। पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की? 2। जैसे ही प्राइस कम हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो आपका लोग क्या कहता है? डिमांड बढ़नी चाहिए। जैसे ही प्राइस कम हुआ, आपने कहा 200 रुपए की 2 आ रही थी, 100 रुपए की 1 आइसक्रीम आ रही है, तो आपने क्या किया? 3 आइसक्रीम परचेज कर ली। यानी क्वांटिटी डिमांडेड आपने क्या कर दी? बढ़ा दी। ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर दी आप लोगों ने भी, मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि प्राइस कम हो गया। हमारा लोग यही कहते हैं ना, जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस बढ़ा, फिर से बढ़ गया, ये तो 100 से 300 हो गया, ये तो 200 इंक्रीज हो गया। तो इन्होंने क्या किया? 1 आइसक्रीम खरीद ली, बोला चलो एक ही में से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? जैसे ही प्राइस बढ़ा हमारी डिमांड डाउन हो गई। क्लियर है? तो हमारा लोग यही कहता है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड गिर जाएगी, जैसे ही प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ जाएगी, हम उस चीज की मांग ज्यादा करने लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेगेटिव क्यों होता है? ये देखो, ये बढ़ रहा है, ये जो आ रहा है नीचे, ये नीचे जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, उल्टे चल रहे हैं दोनों एक दूसरे के, वो नीचे गिर रहा है तो वो ऊपर बढ़ रहा है। क्लियर है? नेगेटिव रिलेशन क्यों बोल रहे हैं? और अपोजिट रिलेशन कहे, नेगेटिव कहे, बात एक ही, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं ना, मैं सीधा जा रहा हूँ वो उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? ये लॉ ऑफ डिमांड है हमारा, इसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। जब टेबल की फॉर्म में आप डिस्क्राइब करते हैं अपने क्वांटिटी और प्राइस को, उसे हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड कर्व क्या होता है? कर्व क्या होता है? जब आप ग्राफिकली क्या करते हैं? डाटा को शो करते हैं। ठीक है, जब आप अपने डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसे रूपांतरित करते हैं वहां पर, तो उसे क्या कहते हैं? कर्व बोलते हैं। उसको हम हिंदी में वक्र बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट शायद हिंदी के भी होंगे, उसे वक्र बोलते हैं। ठीक है, डिमांड वक्र यानी मांग का वक्र। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? अब मैंने यहाँ क्या लिया? एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, ये सभी को पता है, ग्राफ बनाना सभी को आता है। नीचे हमने क्या लिया? क्वांटिटी डिमांडेड हमने लिया। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस लिया है। ठीक है, वाई एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर ले जाते हैं, और प्राइस या अदर फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे वाई एक्सिस पर लिए जाते हैं। उसका रीजन क्या है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है, किसी की वजह से उस पर इफेक्ट हो रहा है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मीनिंग तो समझते हो ना, दूसरे पर निर्भर करना या ना करना। क्वांटिटी किस पर निर्भर करती है? किस पर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर, इस पर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। ये क्या हो गया? प्राइस इंडिपेंडेंट हो गया ना, अपने आप पे खड़ा है ना, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है वो अलग चीज है। ठीक है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है, जो हमने पढ़ा था। अब ये क्या कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इफेक्ट पड़ता है, क्वांटिटी का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पर किसको लेकर चल रहे हैं? 2 चीजें लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, 2 घटक लेकर चल रहे हैं। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी। तो हम इन्हीं की बात करेंगे, किसी और तीसरे की बात तो नहीं करेंगे कि किसकी वजह से प्राइस पर इफेक्ट हो रहा है। नहीं, यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी देखेंगे, यानी क्वांटिटी डिमांडेड, कि आपने कितनी क्वांटिटी की डिमांड की है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि ये डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। तो वाई एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। ये भी एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि इंडिपेंडेंट वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा।
और कुछ और एग्जांपल्स भी उन्होंने ऑप्शंस भी दिए थे, ठीक है, क्लियर। और कई बार स्टेटमेंट अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में भी ये दे देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कहाँ पर क्या आएगा, प्राइस हमेशा यहाँ आएगा, या अदर फैक्टर से क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगी, ठीक है। अब चलिए इस ग्राफ को बनाए, कैसे हमें पॉइंट इसको शो करना है। यहाँ पर 10-20 था, वो 10-20 लिया हुआ, ठीक है, उसको कर लेना। 20 थी तो 2 आइसक्रीम ले रहे थे, 20 थी तो 2 आइसक्रीम ले जा रही थी, मिला दिया, ये तो सबको पता है ना। 20 रुपए का प्राइस है, 2 रुपए की क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी जब ऊपर गई और ये ग्राफ हमने यहाँ पर बना दिया इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट यहाँ मिले, क्लियर हो गए। यहाँ पर अगर 100 रुपए हो जाती यानी कि 10 रुपए, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो हमने क्वांटिटी क्या कर दी, बढ़ा दी, क्वांटिटी बढ़ा दी। और जैसे ही 300 हुई, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी कम परचेज करना। मैंने एक क्वांटिटी परचेज की कितने पर, 30 रुपीज पर, 300 रुपीज पर, ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने सिर्फ ग्राफ में प्लॉट किया है इसे, ठीक है, ग्राफ में लगा दिया। अब इन पॉइंट्स को मैंने क्या किया, मिला। ये मुझसे थोड़ा टेढ़ा बन गया, बट बनेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ऐसे जाएगी, हमेशा ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। योगे से बनाने में थोड़ा सा हो गया, वो आप देख लेना, ठीक है। स्केल से बनाएंगे तो इक्वल आएगा, तो इस तरह से हमारा डिमांड कर्व जाएगा, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व, ये हमेशा स्ट्रेट जाता है ऐसे, ये थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे कर लेना है, ठीक है। ये हो गया इक्वल, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स नहीं लिए हुए ना हम लोगों ने, बिल्कुल स्केलिंग नहीं किया हुआ, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये डिमांड कर्व हो गया हमारा, क्लियर है। ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे ही जा रहा है ना कुछ, है ना। ये हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, ठीक है। इसको हम नेगेटिव स्लोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, प्राइस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही नीचे की तरफ ही गिरता जाएगा। ये देखो नीचे गिरता जा रहा है ना, ऊपर तो नहीं उठ रहा, ये ऊपर उठ रहा है, ये देखो ऊपर उठ रहा है, ये नीचे गिरता जा रहा है ना। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है, ठीक है, हमारी डिमांड क्या हो रही है, गिरती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर उठा, डिमांड गिरती जा रही है। कैसे, अब देखिए, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है वो हमारे गिरता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। हमेशा ये ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता हुआ जाता है, ठीक है। इसे हमेशा फॉलोइंग लाइन बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन होता है, इसलिए बोलते हैं डिमांड इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ प्राइस। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिमांड इज विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस का कौन सा फंक्शन है, ठीक है। और ऑप्शन दे दिए गए थे, तो अब ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। डिमांड इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस का इनवर्स फंक्शन है, प्राइस का इनवर्स फंक्शन है, प्राइस डिमांड का इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा, इनवर्स फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड प्राइस का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। यानी कि प्राइस की वजह से, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुकी डिमांड डिपेंडेंट है, इस वजह से इसका इनवर्स फंक्शन है। हम कभी ये नहीं कह सकते, कहीं आप ये कहो कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो हम ये कहते हैं डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस कम हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिकॉज प्राइस इज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है, डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। डिमांड बढ़ने से प्राइस नहीं कम होता कि किसी चीज का डिमांड बढ़ गया तो प्राइस कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है घटता है, और हमारा लॉ ये कहता है डिमांड की वजह से प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, हमेशा प्राइस की वजह से डिमांड पर इफेक्ट होता है, ठीक है। ये तो है नहीं कि लोग ज्यादा चीजें खरीदने लग जाएंगे तो हम उसका प्राइस कम कर देंगे, भी लोग, अरे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, जबकि उल्टा होता है ना मार्केट में, तो अरे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, उन्हें तो खरीदना ही है, चलो रेट बढ़ा देते हैं, मार्केट हमारी ऐसे चलती है ना, ठीक है। यहाँ पर तो ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है, इसीलिए बोलते हैं डिमांड इज इनवर्स फंक्शन ऑफ प्राइस। कभी भी ये नहीं कहा जाता प्राइस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड, वो गलत हो जाएगा।
और स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, शेड्यूल समझ में आ गया, दोनों चीजें समझ में आ गई। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैं काफी बार बता चुकी हूँ अपनी हर वीडियो में, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है तभी वो लॉ ऑफ डिमांड वहां पर फॉलो हो रहा है, अदरवाइज वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इनवर्स रिलेशनशिप समझ में आ गया, दोनों अपोजिट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा नीचे ही जाएगा। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। इसके ऊपर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इफेक्ट होता है, डिमांड का नहीं होता। जब हम किसी लॉ की बात करते हैं वहां पर वेरिएबल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और वेरिएबल्स जो है उनके बीच में देखा जाता है कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। कभी हम थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को लाकर उसको नहीं देखते, थर्ड वेरिएबल को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड वेरिएबल को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है, कोई चेंज नहीं हो, हम ये मानते चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ चेंज की। चेंज जो भी होता है इसके अंदर प्राइस में और डिमांड में, वो हमेशा डायरेक्शन में शो किया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन आप सबको पता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ठीक है। अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, कहाँ शिफ्ट कर रहा है। तो सिर्फ डायरेक्शन में आपको आंसर देगा कि डिमांड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। रिलेटिव टाइम हमेशा जो है प्राइस डिमांड जो टाइम के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि टाइम का भी इस पर इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती है, मान्यताएं। मान्यताएं यानी कि जो हम मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। जो ये देखिए, जो हमने एज्यूम किया है, एक्चुअल में रियल में नहीं है, वो सिर्फ हमने एज्यूम किया है, ऐसा मान लिया है कि ऐसा होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि अजम्पशन जो है, जैसे प्राइस है, यानी कि आपने कहा था लॉ ऑफ डिमांड में आपकी दो चीजें आएंगी, प्राइस और डिमांड, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो भी चेंज हो रहा है ना प्राइस में, वो डिमांड पर इफेक्ट कर रहा है। बट ये कह रहा है हम एज्यूम करके चलेंगे डिमांड के ऊपर किसी और चीज का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, किसी और भी चीज का इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इफेक्ट ऑन डिमांड कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी डिमांड पर इफेक्ट करती है, और बाकी जो चीजें उनमें किसी में भी चेंज नहीं होगा। जैसे प्राइस है, ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इनकम है, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशंस है, फ्यूचर की रिलेटेड रेंज ऑफ गुड्स है, ठीक है, आपका वेदर कंडीशन है, आपकी पॉपुलेशन है, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, डिमांड के ऊपर। सिर्फ किसका इफेक्ट होगा, प्राइस का, तो ही वो लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड करते हुए हमेशा मान के चलते हैं कि बाकी सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तभी हमारा ये लॉ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अदरवाइज ये लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर ये लॉ काम ही नहीं करता, जैसे नेसेसिटी की चीजें हैं। अब अगर हम सोल्ट की बात करते हैं, ठीक है, अब मान लो प्राइस हमारा क्या हो गया, कम हो गया सोल्ट का, तो डिमांड बढ़ेगी नहीं ना, क्यों, ये तो है नहीं कि सोल्ट का प्राइस कम हो गया तो नमक ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इसके एक्सेप्शन है, इसके अपवाद जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ वही अप्लीकेबल होगा जहां पर प्राइस की वजह से डिमांड पर इफेक्ट हो रहा है और बाकी सब चीजें क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट रख के चल रहे हैं। जो ये चीजें हैं, इफेक्ट्स क्या क्या कर रहे हैं डिमांड के ऊपर, ठीक है। डिमांड पर इफेक्ट क्या करें, सबसे पहले पी लिखा हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब बात आते हैं रिलेटेड गुड्स होती क्या है, यानी कि जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो और गुड्स हैं, ठीक है। जैसे आप टी कंज्यूम कर रहे हैं, टी के बीच में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, तो टी पर कॉफी का इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली कॉफी का रेट अगर कम ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, टी पर शिफ्ट कर जाएंगे। अगर कॉफी का रेट ज्यादा है तो हम टी पीना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर टी का रेट क्या हो जाए, अगर कॉफी का रेट कम हो जाए तो हम ऑब्वियसली कॉफी पे जाना प्रेफर करेंगे। किसी को अगर बिल्कुल पसंद ही है कि वो एक अलग बात है, ठीक है। ये तो होंगे रिलेटेड गुड्स, यानी कि उससे रिलेटेड गुड्स। अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा महंगे तो हम कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, कोल्ड कॉफी ले लेंगे, राइट। यानी कि आइसक्रीम लेना बंद कर देंगे वहां पर अगर बहुत ज्यादा महंगी हो गई तो उस चीज की बात कर रहा है। जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका भी इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, डिमांड पर पड़ता है। डिमांड सिर्फ प्राइस जो है, पर्टिकुलर गुड की प्राइस जो है इफेक्ट नहीं करती है, अदर गुड्स की प्राइस भी इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकम। इनकम इफेक्ट करती है, ऑब्वियसली किसी की इनकम ज्यादा है कम वो इफेक्ट करेगी। अगर मान लो किसी की इनकम 50,000 पर मंथ है,
1 लाख का, क्या वो 1 लाख का लैपटॉप परचेज करना पसंद करेगा? उसे चाहिए, ठीक है, बट अभी नहीं करेगा क्योंकि इनकम क्या है, कम, वो अफोर्डेबल नहीं है। कहा था ना, डिमांड के लिए वेलिंग के साथ साथ एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, 1 लाख पर मंथ हो जाती है, ठीक है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है और 1 लाख पर मंथ हो जाती है, तो वो लैपटॉप परचेज कर लेगा इसे किसी भी एक महीने की लेके। तो क्या हो गया, इसकी डिमांड बढ़ गई इनकम के बढ़ते। तो वो कह रहे हैं इनकम भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। देन टेस्ट प्रेफरेंस भी इफेक्ट करती है। अब आपने कहा आइसक्रीम का रेट बढ़ गया, आइसक्रीम का रेट बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, कोल्ड कॉफी पर ट्रांसफर कर जाएंगे क्योंकि आइसक्रीम हम खरीद नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं और डिमांड ही वही होती है। लेकिन अगर मेरा टेस्ट है, आपने कहा अगर आइसक्रीम का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, हम आइसक्रीम खाना कम कर देंगे। लेकिन मेरा टेस्ट है कि मुझे तो आइसक्रीम ही पसंद है, मुझे तो कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पसंद ही नहीं है, मैं लेती ही नहीं हूँ। तो क्या होगा, चाहे प्राइस 500 रुपये हो जाए चाहे 1000 रुपये हो जाए, मुझे तो चाहे एक आइसक्रीम खानी पड़े, आइसक्रीम तो खानी ही है, ठीक है। तो वो कह रहे टेस्ट का भी बहुत फर्क पड़ता है डिमांड के ऊपर। आप नहीं कह सकते कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम ही होगी, नहीं, मेरा टेस्ट था खाने का तो मैंने खा लिया, ठीक है। रेंज ऑफ गुड्स, अब कितनी तरह की गुड्स अवेलेबल है। अब आइसक्रीम जो थी कोई पर्टिकुलर आइसक्रीम, अभी हम कह रहे हैं पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन आइसक्रीम भी काफी तरह की होती है, उसके अंदर कुल्फीज भी आती है, ठीक है, कोन भी आती है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर आइसक्रीम जो है अगर वो महंगी है तो मैं क्या करूंगी, कुल्फी देख लूंगी, ठीक है। या फिर रेड वाली आती है ना हमारी, ऑरेंज आइसक्रीम आती है, उस पर चले जाएंगे ज्यादा सस्ती वाली भी। तो ये क्या, रेंज ऑफ गुड्स भी नहीं है वहां पर, वो भी कांस्टेंट है, वहां पर सिर्फ एक ही चीज है, वही उस एक चीज के बीच में हम क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं बाकी चीजों को कांस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, वरना डिमांड बहुत चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका भी इफेक्ट होगा डिमांड के ऊपर। वेदर कंडीशन की वजह से क्या होता है, कोई क्लैमिटी आ गई, आपकी क्लैमिटीज आ जाती है, मान लो वहां पर सब सब्जियां या फिर जो खाने पीने चीजें खत्म हो गई, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी वहां पर, ऑब्वियस सी बात है कि सामान ही नहीं है वहां पर, तो बढ़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। डिमांड पर इफेक्ट होगा, प्राइस की वजह से नहीं हुआ, वो वेदर कंडीशन की वजह से। पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी भाई, पॉपुलेशन बढ़ने पर डिमांड तो बढ़ेगी, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है किस तरह की पॉपुलेशन बढ़ी है, उनकी एज क्या है, ठीक है, उनका जेंडर क्या है, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। इस वजह से ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर फेस्टिवल की हम बात करें, एक और है फेस्टिवल, अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो डिमांड चेंज हो जाती है। दिवाली के टाइम पर देखा है ना, क्रैकर्स की डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाती है, क्या उसका प्राइस कम ज्यादा हुआ, नहीं ना, प्राइस कम होने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ ना, किस वजह से हुआ, फेस्टिवल की वजह से। वो चीज हमें चाहिए, दिए खरीदेंगे, जब 50 रुपए का एक कोई दिया देगा हम वो खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फेस्टिवल है, हमारी ये मान्यता है कि दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, वो भी हमारी मान्यता ना, सेम इसकी भी अपनी मान्यताएं होती है, ठीक है। क्लियर है, फेस्टिवल पर चेंज हो जाती है, होली है, होली पिचकारी खरीदे, दिवाली में तो पिचकारी की डिमांड नहीं होगी ना, वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग क्या होगी, हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। फिर एडवर्टीजमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब कोई चीज हम बार बार देखते हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड में होता है कि चलो इसे खरीद ही लेते, चाहे वो हमारी डिमांड है या नहीं है, प्राइस कम ज्यादा नहीं होता। अगर हम मान लो किसी चीज का नॉर्मली हम लोग नहीं यूज करते, ठीक है, लेकिन एडवर्टीजमेंट बार बार आ रही है, बार बार हमें वो दिखाई दे रही है सनस्क्रीन की, ठीक है, उसका रेट कितना भी है, कम है ज्यादा है, ठीक है, हमें दिख रहा है धूप में जाओगे तो भी लगा लो, धूप में नहीं जा रहे तो भी लगा लो। सनस्क्रीन की डिमांड दिल्ली में, हरियाणा में, नॉर्थ साइड में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है। बट अगर हम लोग जाए कहाँ, हिमाचल साइड चले जाए, वहां पर सनस्क्रीन की जरूरत होगी भाई, सन की रेस तो वहां इतनी आ ही नहीं रही है कि हमें सनस्क्रीन की जरूरत हो, बट बार बार एडवर्टीजमेंट देख कर कि सनस्क्रीन तो लगानी ही चाहिए, बार बार एडवर्टीजमेंट देखकर वहां पर क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हमें दिखा दिए कि सन है या नहीं है, सनस्क्रीन लगा लीजिए, ठीक है। तो डिमांड इफेक्ट हुई एडवर्टीजमेंट की वजह से, बार बार देखने की वजह से, तो लेकिन प्राइस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट बहुत इफेक्ट करती है हमारी किस पर, डिमांड पर। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, डिमांड हमारी इफेक्ट होती है। क्लियर है यहाँ पर।
अब ये कहा जाता है ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे, ये सारे कांस्टेंट होने चाहिए, तब जाकर हमारी डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। ठीक, अदरवाइज इसका कोई फंक्शन नहीं है। अगर ये सब चीजें भी चलती रहेंगी तो हमारे फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं बाकी चीजें जो है, अदर फैक्टर्स जो है क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। वो अदर फैक्टर्स क्या है, आपके इनकम, टेस्ट, आपके एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर की। यस, एक्सपेक्टेशन रहेगा। एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की क्या है, अगर मान लो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वो चीजें पहले खरीदना स्टार्ट कर देंगे। पेट्रोल बेस्ट एग्जांपल है, रात को कीमतें बढ़ जाती है पेट्रोल की। जैसे ही अगर हमें एज्यूम कर लिया, हमें पता चल गया, एक्सपेक्ट कर लिया कि हाँ फ्यूचर में जो है इंक्रीज हो जाएगा, अभी कल से जो है गवर्नमेंट जो है बढ़ाने वाली है इसका रेट, तो हम क्या करेंगे, पहले ही 10 किलो 15 किलो 20 किलो पेट्रोल खरीद के रख लेंगे, है ना। और जब हमें पता वो चीज सस्ती होने वाली है तो हम खरीदेंगे ही नहीं कि ठीक है थोड़े दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद सस्ती हो जाएगी तो परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो पेट्रोल के दाम की वजह से, पेट्रोल की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से कि ये बजट आ रहा है हमारा, ये बढ़ेगा या कम होगा, अगर फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो हम क्या करते हैं, अभी परचेज कर लेते हैं, तो डिमांड बढ़ गई। एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी कि फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, आज ही परचेज कर लेते सारे, तो आज तो डिमांड बढ़ गई ना, प्राइस में तो कोई फर्क नहीं आया अभी, ठीक है। फिर ये कह रहा है, अगर एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कि भाई हमारा प्राइस गिर जाएगा, कम हो जाएगा फ्यूचर में जाकर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, तो डिमांड कम हो जाएगी वहां पर, ठीक है, हम खरीदते ही नहीं वहां पर, छोड़ो 2 दिन बाद खरीद लेंगे, सस्ता मिलेगा, यही करते ना हम लोग। प्राइस की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं, क्योंकि प्राइस में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, प्राइस तो उतने का ही है। ओके, इसके एग्जांपल से करते हैं, लेट देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा थोड़ा सा लंबा लेकर चल रही है उनको। 10 रुपए की चीज है हमारी, ठीक है, आज भी आइसक्रीम 10 रुपए की आ रही है, आइसक्रीम बहुत ज्यादा हो गई, ज्यादा ठंड लग जाएगी गर्मी में। ऑयल लेकर चलते हैं, खाने में ऑयल डलता है, ठीक है, 200 रुपीज का ऑयल है, ठीक है। हमें पता है फ्यूचर में क्या होगा, बजट आने वाला है, ठीक है, जो एडिबल ऑयल्स हैं वो हमारे क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं, फ्यूचर में इसका प्राइस 150 के अराउंड होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, तो प्राइस तो 200 रुपये ही है, अभी भी पहले भी 200 था, तब आप 1 kg खरीद रहे थे हर महीने, ठीक है, अभी भी 200 ही है, बट आप नहीं परचेज करें, क्यों, आपको लगता है कि कम हो जाएगा तो हम आगे जाके परचेज कर लें। अगर फ्यूचर में होता है कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, प्राइस तो 200 ही है ना, बट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे कि ज्यादा खरीद लेते हैं भाई, इकट्ठे आगे बढ़ने वाला है, 4-5 महीने का 10 किलो 15 किलो 50 किलो, जैसे पूरे ईयर का भी लोग इकट्ठा खरीद के रखते हैं, ठीक है, पता है भी बढ़ने वाला, आगे कम तो होगा नहीं, एडिबल ऑयल बढ़ता ही जाएगा, तो चलो इसको इकट्ठा परचेज कर लेते हैं। समझ में आया। तो प्राइस पर देखो कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो, लेकिन डिमांड घट बढ़ रही है, वो किस वजह से, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन की वजह से। तो ये कह रहे कि जो बाकी चीजें होती है ना, बाकी फैक्टर्स होते हैं, वो भी डिमांड को बहुत इफेक्ट करते हैं, डिमांड इनकी वजह से भी घटती बढ़ती है, ठीक है, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता है। तो इस वजह से कह रहा है कि लेकिन जब हम लो डिमांड की बात करेंगे तो सिर्फ प्राइस और डिमांड में चेंज होगा, बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे। लो डिमांड क्या कहता है कि प्राइस की वजह से डिमांड पर इफेक्ट होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, बट सारे फैक्टर्स, बाकी के जो फैक्टर्स है डिमांड के, वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, स्थिर होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया यहाँ पर, क्लियर। ये छोटा सा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, डीएक्स एंड पीएक्स, इसका मतलब होता है डिमांड, प्राइस, एक्स का हम लेके जाते हैं कोई भी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का मतलब है जो क्वांटिटी, जो भी वस्तु आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, लेट आइसक्रीम खरीद रहे हैं तो एक्स का मतलब यहाँ पर आइसक्रीम है, ठीक है, डिमांड ऑफ आइसक्रीम, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, जो भी कॉमोडिटी होती है वो नीचे लिखी जाती है, और डिमांड और प्राइस, ठीक है। अगर टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ आइसक्रीम, एक्सपेक्टेशन ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, इनकम ऑफ आइसक्रीम, तो नीचे जो भी लिखा है तो वो कॉमोडिटी होती है और ऊपर आपका फैक्टर होता है।
दो चीजें और हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। इंडिविजुअल और मार्केट की बात करें, इंडिविजुअल क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर एक बंदे की बात करते हैं, एक पर्सन की, कंज्यूमर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एक कंज्यूमर कितनी आइसक्रीम कंज्यूम करता है, अभी हमने एग्जांपल लिया था, कंज्यूमर है, ठीक है, उसने क्या किया, 20 रुपीज़ की आइसक्रीम थी एक परचेज की, जैसे ही प्राइस बढ़ा, 2 परचेज की, जैसे ही प्राइस बढ़ा उसने क्या कर दी, कम कर दी, और जैसे ही प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, उसने ज़्यादा लेनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो आपका डिमांड करो बना था ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया, डिमांड करो ऐसे ही बनेगा। ये इंडिविजुअल का सिर्फ एक का है ये। अगर मान लो हम और भी बंदों की बात करें भी, तो नहीं सिर्फ एक ही बंदे का पढ़ेंगे, एक ही कंज्यूमर का पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, मार्केट का पढ़ना है ना हमें। ए का हो गया, अब बी क्या कर रहा है, बी यहाँ पर 4 परचेज कर रहा था, ठीक है, 50 होती उसने क्या कर ली, फिर भी 2 परचेज कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी इफेक्ट हो सकता है इसका परचेज करने का, इसको टेस्ट ज्यादा पसंद है या इसकी इनकम है वटेवर। जब 10 रुपये हुआ तो इसने क्या किया, 10 रुपये हुआ तो इसने डायरेक्ट 5 परचेज कर ली कि चलो 10 रुपये हो गया, रेट कम हो गया। अब ये तो सिर्फ इंडिविजुअल की बात है, अब बी का भी स्लोप ऐसे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब ये तो इंडिविजुअल मार्केट की बात करते हैं, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करें, सिर्फ एक बंदे का डिमांड कर्व है, एक बंदे की डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट की बात कर रहे हैं, अब मार्केट का शेड्यूल क्या होगा, मार्केट की टेबल कैसे बनाएंगे या फिर मार्केट का ग्राफ कैसे बनेगा, वो भी सेम ऐसे ही जाएगा। हम बनाएंगे कैसे, मार्केट बना दें, मार्केट कैसे बनेगी, जितने भी कंज्यूमर है उनसे मिलकर बनेगी ना मार्केट, ठीक है। 20 रुपए की चीज थी तो मार्केट में कितनी क्वांटिटी की डिमांड हुई, 5 की, एक का नहीं, पूरी मार्केट की दे रही, क्योंकि माइक्रो पूरी मार्केट को लेकर चलेगी ना, ओवरऑल इंडिया को नहीं ले रही है, ओवरऑल कंसेप्ट नहीं ले रही है, लेकिन हमारी क्या कर रही है, उनकी डिमांड को डिफाइन कर रही है मार्केट की। तो मार्केट में कितने की डिमांड होगी, अगर 50 रुपए हो जाती है और अगर 10 रुपए हो जाते हैं तो मार्केट की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, 8। इसका मतलब क्या हो गया, 3, 5, 3, 8, ये क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। अगर हमारा प्राइस चेंज होता है तो 20 रुपए थी तो पूरी हमारी मार्केट में 5 रुपए का क्या था, क्वांटिटी डिमांड हुई थी, और जैसे ही प्राइस बढ़ा हमारी ओवरऑल क्वांटिटी कम हो गई, 3 रुपीज हो गई, सॉरी 3 आइसक्रीम हो गई, 3 क्वांटिटी हो गई, और जब 10 रुपीज हुआ तो 8 क्वांटिटी हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई। समझ में आया, यहाँ पर क्लियर है। मार्केट में क्या हो जाएगा, वो टोटल हो जाएगा, ठीक है, टोटल होकर मार्केट की वैल्यू निकल जाएगी और ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, जैसे बनाया था। अब ग्राफ में क्या प्लॉट करेंगे, ए का जो बनाया था हमने 2 प्लॉट किया था यहाँ पर, ठीक है, जब 10 था तो हमने 2 आइसक्रीम परचेज की थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 10 पर कितनी होगी, 3। जब हम 3 बना देंगे तो वो क्या हो जाएगी, अगर सिर्फ बी का बनाएंगे तो 2 कमोडिटीज को शो करेंगे कर्व पर, और जब मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम 5, 3, 8 जो टोटल हमारी जो एग्रीगेट क्वांटिटी है उसको शो करेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इतना ही। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, अब जो हमारा लॉ है उसके एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि ये चीज़ें उसे फॉलो नहीं करेंगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस हमारा क्या होगा, कम तो डिमांड ज़्यादा, डिमांड कम तो प्राइस ज़्यादा, ये हमारा लॉ है। बट इधर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है, ये कह रहे हैं कि इसके बाद है कुछ भी ये लॉ लागू नहीं होगा, ये कह रहे कम ज़्यादा होगा, बट ये कह रहे हैं एक्सेप्शंस क्या कह रहे नहीं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, यानी इसके साथ साथ चलेगी। तो इसलिए कह रहे एक्सेप्शन कह रहे पॉजिटिव स्लो बनाकर चलता है, ठीक है। ये सबसे पहले दिया था सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, ये सबसे पहले ये चीज़ याद रखेगा, इसलिए इसे गिफिन्स पैराडॉक्स भी कहा जाता है। कई बार आपको लॉ का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, सॉरी एक्सेप्शंस का, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन को और किस नाम से जानते हैं, गिफिन्स पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिए। सर रॉबर्ट गिफिन ने इसे क्या किया था, सबसे पहले एक्सेप्शंस को डिफाइन किया था, इसके एक्सेप्शंस बताए ही गिफिन ने थे, इसे गिफिन्स पैराडॉक्स बोला जाता है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी अपवाद है, जो इसके अगेंस्ट चलती हैं। सबसे पहले हमारी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि हमारी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, सोसाइटी में हमारे स्टेटस को बढ़ाती है, वो चीज़ें तो हमें खरीदनी है, चाहे उसका प्राइस कम हो या ज़्यादा, तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम खरीदी क्यों रहे, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा सोसाइटी में हाई खरीदने के लिए, इसीलिए परचेज कर रहे हैं ना, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने
दिखाने के लिए, डिस्टिंक्ट अलग दिखाने के लिए अपने आप को, तभी तो आप कर रहे हैं ना। इन्हें वेबलन गुड्स भी बोलते हैं। वेबलन गुड्स क्यों बोलते हैं? वेबलन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है। वेबलन एक इकोनॉमिक्स का नाम है, जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने जो है सबसे पहले इसको लिया था, इसके बारे में बताया था। इसी वजह से इन गुड्स का नाम है कि जो प्रतिष्ठा सूचक, जिससे हमें रिस्पेक्ट मिलती है, जिससे हमारा स्टेटस बढ़ता है, उन गुड्स को वेबलन गुड्स ही बोलते हैं। वेबलन एक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उनके नाम पर ही हमने लिख दिया वेबलन गुड्स, यानी कि जो हाई जैसे डायमंड हो गए, जेम्स हो गए, जितना प्राइस बढ़ेगा वो उतने अच्छे ना। अगर उनका प्राइस कम है सब लोग ही परचेज कर लेंगे, तो उनकी एक डिस्टिंक्ट रहेगी नहीं रहेगा। ज्वेलरी है, ज्वेलरी में खरीदने प्राइस कम हो या ज़्यादा तो फर्क पड़ता है उससे? नहीं पड़ता, ठीक है। अब शादी आ रही है तो चाहे 50,000 रुपये तोला हो जाए या फिर 60,000 या 80 हो जाए, वो खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसका कर्व हमेशा कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों जाएगा ये देखिए, यहाँ पर आपने क्या ले ली? क्वांटिटी ले ली, और यहाँ प्राइस ले लिया वेबलन गुड्स का, वेबलन गुड्स ले लिया आपने। अब ये कह रहा है जो आपकी वेबलन गुड्स है उसका प्राइस 10,000 था पहले, ठीक है। तो आप लोगों ने 1 क्वांटिटी परचेज की, जैसे ही इसका प्राइस बढ़ा 20,000 हुआ, तो आपको कम करना चाहिए, लेकिन आपने अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए और कर दिया। देखा ना, लेडीज़ को और दिखाते हैं, इतनी रिक्स है हमारे पास, हमने और परचेज कर दी प्राइस बढ़ने पर, और प्राइस बढ़ा, ठीक है। उसने क्या किया? अपना स्टेटस दिखाने के लिए और डिमांड कर दी। तो इस तरह से क्या होता जा रहा है? ऊपर जाता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्वांटिटीज को बढ़ाता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ रही है। देखो, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। इस वजह से क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर डिमांड, प्राइस कम होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? अब सबके पास है यार, हम सबसे अलग क्या दिखाई देंगे, ठीक है। और इग्नोरेंस, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। इग्नोरेंस की बात करें, इग्नोर कर देते हैं। तो एक बार हमारी अज्ञानता जो होती है ना, वो भी मतलब जो हमारे कंज्यूमर है, अगर उसको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं, प्राइस बढ़े या कम हो। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जब प्राइस कम हो रहा है तो वो चीज़ें खराब ही होंगी, कुछ लोगों का मानना है ना, ठीक है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जब प्राइस कम हो जाएगा तब खरीद लेंगे, ठीक है। जैसे सब्जियों की बात करते हैं, शाम तक आते आते क्या होगा? सस्ती हो जाएंगी, लेकिन सब्जी अच्छी मिलेगी, सस्ती ही बढ़िया है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो वो इग्नोरेंस भी करते हैं कि हमारा क्या होगा, हम मान के चलते कि भी नहीं, अगर रेट कम है तो चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ज़्यादा है कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो इतना सस्ता दे रहा है, ठीक है। तो वो हमारी अज्ञानता जो है, हमारी जो इग्नोरेंस है, वो भी क्या करती है? इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से प्राइस कम होने पर भी हम चीज़ें नहीं खरीदते। हम क्या कहते हैं? प्राइस कम है तो क्या होगा भाई? बेकार चीज़ होगी, प्राइस कम करते हैं, इसका पहले 100 रुपये की थी 50 ही कर, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ डिफेक्ट हो गया इसके अंदर, यही करते हैं ना। तो वहां पर भी डिमांड क्या हो जाएगी? कम रहेगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। देन हम कौन है? यूके के, ये अमेरिका के थे, ये यूके के इकोनॉमिक्स है, ठीक है। फिर आते हैं गिफन गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिफन गुड्स सबसे बेकार वस्तु है, घटिया नहीं कह सकते, बेकार वस्तु है। अभी कह रहे गिफन नाम क्यों पड़ा है इन गुड्स का? अभी यहाँ पे आपने देखा था गिफन यहाँ भी था, ठीक है। सर रॉबर्ट गिफन ने ही इसको क्या किया था, इसके बारे में बताया था सबसे पहले, इस वजह से इनको गिफन गुड्स भी बोल दिया गया, ठीक है। गिफन वस्तु क्या होती है? बेकार वस्तु होते हैं। गिफन का मतलब बेकार नहीं होता है। गिफन जो है सर रॉबर्ट गिफन का नाम है, इस वजह से इनका नाम गिफन गुड्स पड़ा है, क्योंकि इन्होंने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया, तो उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया। तो अब ये बेकार वस्तुएं क्या है? इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डिमांड हमारी प्राइस कम ज्यादा हो, उससे इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी ऑब्वियसली इनकम ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? उस चीज को खरीदना ही बंद कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस कम होगा तो हम क्या करेंगे? डिमांड को बढ़ा देंगे, नहीं, वो ऑलरेडी बेकार, वो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल बेकार वस्तु है, तो हम उसको परचेज ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो खरीदूंगी इसको? बिल्कुल नहीं खरीदूंगी।
एक्सपेक्टेशन हम कर चुके हैं, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, फ्यूचर में क्या होगा ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। साइकोलॉजिकल बायस यानी कि जो कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, वो क्या सोचता है कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जो लाइफ की नेसेसिटीज है कि वो हमें खरीदनी ही खरीदनी है, चाहे आपका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खाने पीने की चीज़ें हैं, अब ये तो है नहीं टमाटर जो है 50 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है तो हम खाना ही बंद कर देंगे। चाहे एक खाना स्टार्ट कर दे, क्वांटिटी कम कर देंगे ना उसकी थोड़ी सी, बट खाएंगे तो सही ना, ऐसा तो नहीं खाना ही बंद कर देंगे। अब गेहूं वाला एकदम से रेट बढ़ जाए तो ये थोड़ी रोटी खाना ही बंद कर देंगे, राइस की रेट बढ़ जाए तो हम खाना बंद कर देंगे, नहीं खाएंगे बट थोड़ी क्वांटिटी कम कर देंगे। ठीक है, पहले एक साथ इकट्ठा रख रहे थे लाकर, अब वो रखना कम कर देंगे, बट वो तो कंटिन्यू खाएंगे ना। तो कहते जो लाइफ की जरूरतें हैं वो तो हम पूरी करेंगे ही करेंगे। ये नहीं कि प्राइस हमारा बढ़ गया तो हम लोग क्या कर देंगे, उसकी डिमांड को कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है। ठीक है, कमोडिटीज विद स्पेशल ब्रांड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल इसके लिए सोल्ट का भी दिया था। ठीक है, कमोडिटी स्पेशल ब्रांड है, स्पेशल ब्रांड की क्या होती है, कीमत जितना बढ़ता है, जितना प्राइस बढ़ता है उतनी उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। वॉर इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, प्राइस लॉ ऑफ डिमांड हमारा फॉलो नहीं होता है। स्मॉल पार्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, छोटा सा खर्चा, तो उसके बारे में हम नहीं सोचते कि हमारे इफेक्ट नहीं पड़ता हम लोग के ऊपर, तो हम वो क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते कि प्राइस कम होगा तभी हम लोग इस चीज को खरीदेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसे हम खरीदेंगे कि हमें पता है छोटा सा हमारे एक्सपेंडिचर का खर्चा है, वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, लॉ का क्लियर हो गया। ठीक है, उसके एक्सेप्शन क्लियर हो गए। अब आता है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में जो भी शिफ्ट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, ठीक है, अब उसको देखते हैं। डिमांड कर्व तो सभी को समझ में आ गया, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व कैसे बनता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, जो हम डिमांड की है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी एप्पल जो है 100 रुपीज की थी। ठीक है, तब हम क्या 2 kg हम लोग क्या कर रहे थे, एप्पल परचेज कर रहे थे, और जैसे ही क्या हुआ, इसका प्राइस कम हो गया, 50 रुपीज की हुई, तो हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी को बढ़ा दिया, 3 kg परचेज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर जब इसकी क्या हुआ, प्राइस और ज्यादा बढ़ गया, कम होने की वजह क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 150 हो गया, तो हमने क्या किया, वहां पर 1 kg परचेज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब इसको डिमांड कर्व पे कैसे शो करेंगे, y-axis, x-axis quantity demanded, it means apple, and the price। जब हमारी 50 थी तो हमने कितनी एप्पल परचेज की, 3 kg परचेज की, और जैसे ही हमारी क्या हुई, 100 हुई, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, कम परचेज करनी स्टार्ट कर दी, यही किया। ठीक है, और जैसे ही 150 हुई तो हम लोगों ने और कम परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो डिमांड तो बन गया हमारा ये। ठीक है, ओके, डिमांड कर्व देखते हैं। ठीक है, यहां तक। अब इसको हमने मिला दिया, हमारा क्या हो गया, डिमांड कर्व हो गया। अभी क्या कह रहे हैं, हमारे नेगेटिव स्लोप ही आ रहा है, नेगेटिव स्लोप है ये। ठीक है, डाउन जा रहा है ना। ठीक है, जैसे प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है हमारा, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, प्राइस, ये देखिए यहाँ पर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। 50 हुई तो क्वांटिटी 3 हो गई, 100 थी तो क्वांटिटी कितनी हो गई, जैसे ही प्राइस बढ़ा हमारी क्वांटिटी कम हो गई, और जैसे और प्राइस बढ़ा तो हमारी क्वांटिटी और कम हो गई। ठीक है, जैसे ही प्राइस 150 था, प्राइस 100 पे गया, कम हुआ, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, और जैसे ही 100 से 50 और कम हो गया प्राइस, तो हमारी क्वांटिटी और बढ़ गई। ठीक है, समझ में है। प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी में क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंज हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ ना, हमारी 1 kg बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, प्राइस घटता जा रहा है तो क्या होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, और जैसे ही प्राइस अपवर्ड जा रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसको हम एक वर्ड देते हैं इकोनॉमिक में, क्योंकि बढ़ती है कोई चीज, एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, फैल रही है ना। देखो
पहले इतना सा ग्राफ था, ये बन रहा था ना, तो अब ये क्या हो गया, फैल गया, क्वांटिटी बढ़ गई। इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना, बोलते हैं ना, एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, यानी कि बढ़ गया, फैल गया, ठीक है। और अगर हमारा कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। यानी एक्सपेंशन कब होता है, कब होगा एक्सपेंशन, जब आपका प्राइस कम हो रहा है, जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो एक्सपेंशन होगा ना, डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड वाली लाइन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पूरी लाइन एक्स कवर करती जाएगी वो एक्सपेंड होती जा रही है। हमने बात की क्वांटिटी डिमांडेड की, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब से हम एक्सपेंशन बोलते हैं। और क्वांटिटी डिमांडेड अगर कम होती जा रही है, यानी कि इस तरफ आती जा रही है, ग्राफ कम होता जा रहा है हमारा, यहाँ पर ये लाइन सिकुड़ती जा रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये नहीं कहेंगे डिमांड कम हो गई, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन बोले, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस आया है, पूरी डिमांड में डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। वो भी अभी आगे करेंगे, क्योंकि डिमांड पर और फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, सिर्फ प्राइस का इफेक्ट हो रहा है, अदर फैक्टर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, चेंज होता है। अगर क्वांटिटी डिमांड, आप ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करते हैं मार्केट में तो बढ़ जाएगा ना, फैल गया, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। ये देखिए फैलता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन है। और जैसे ही क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा इधर, यानी कि ये सब चीजें खत्म होती जाएंगी, ये खाली होती जाएंगी, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, इसका विस्तार हो गया, हिंदी में फैल गया, और ये सिकुड़ गया। सिकुड़ता कैसे है, इकट्ठा हो जाता है ना, जब 0 पॉइंट पर आकर क्या हो जाए, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए तो सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी क्वांटिटी बिल्कुल ही कम हो गई। सिर्फ एक ही खरीद रहे हैं, आप तो खरीदेंगे नहीं, 150 रुपए की एप्पल हो गई, एक खरीद रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये क्लियर हो गया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस होगा, चेंज होगा, तो ही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, इतनी इतनी खरीदी, वो तो समझ में आ गया सभी को। अब स्लोप जो हमारा नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड जा रहा है। अब ये कह रहे हैं, इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं, ठीक है। नहीं, ये नहीं बोलते, दूसरा है मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व जो है ना हमारा, ये डिमांड कर्व है हमारा, ठीक है, इसके साथ ही मोमेंट हो रही है, इसके साथ ही हो रही है, इसी के साथ ही पॉइंट चेंज हो रहे हैं ना। ये देखिए, पहले ये पॉइंट था, फिर जब चेंज हुआ प्राइस में ये पॉइंट आ गया, जैसे फिर प्राइस में चेंज हुआ ये पॉइंट आ गया। इसका मतलब इस जो डिमांड कर्व था ना हमारा, एक उसी के ऊपर ही चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ चेंज हो रहा है, इस पे अलग से कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस लाइन के साथ साथ ही चल रहे हैं। मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के साथ साथ चल रहे हैं मोमेंट कर्व, ठीक है। जो भी कर्व में चेंज हो रहा है, मोमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, साथ में ही हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ पर चेंज हुआ। फिर क्या हुआ, अगर प्राइस कम हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी इधर बढ़ गई, यानी कि क्या हो रहा है, यही कर्व ही चेंज होता जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। साइड में कोई कर्व बन रहा है, यहाँ पर एक और डिमांड कर्व बन रहा है, नहीं ना, कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर, कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो रही है। जो एक डिमांड कर्व हमारा होता है उसी के साथ साथ आप चल रहे हैं, क्लियर है, ये समझ में आ गया, ओके। मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहें, या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहें, बात एक ही है, ये चीज समझ के रखेगा। एक्सपेंशन सिर्फ कब होगा, जब आपका डिमांड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, वो कब होगी, जब प्राइस कम होगा। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, सिकुड़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, कब, जब प्राइस ज्यादा होगा, तब हम खरीदना बंद कर देंगे। ये समझ में आ गया। अब लाइन के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अलग से कोई भी डिमांड कर्व इसमें नहीं बना है। यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं प्राइस इफेक्ट कर रहा है, बाकी जो अदर फैक्टर्स है जो हमने पढ़े थे इतने सारे, इनकम टेस्ट वगैरह,
तो वो सारे कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जो एक्सेप्शंस है, जो हमारे एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे, गिवन गुड्स है हमारा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी, इग्नोरेंस थी, ठीक है, वो सब चीजें वो यहाँ पर हम नहीं लेकर चल रहे हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शंस अलग है, उनके ऊपर ये फॉलो नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है यहाँ पर, ये समझ में आ गया? ओके।